ओके, लेट्स स्टार्ट। क्या जानते हो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में? पहले सुना ही है टर्म? क्या कुछ ब्रीफ आइडिया क्या होती है? क्या क्या पढ़ा है इसके बारे में? क्या रिकॉम्बिनेंट मतलब? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड रिकॉम्बिनेंट? अरे कुछ तो इनपुट दो यार। कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट थिंग्स। गुड। जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसके बारे में? इसी को कहते हैं बेसिकली, इसी से स्टार्ट होती है जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्लोनिंग सुना है? क्लोनिंग क्या मतलब है क्लोन्स का? व्हाट डू यू मीन बाय क्लोन्स? क्या? जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल, यानी एक तरह से जैसा ये है इसकी कॉपी। एक कोई ऑर्गेनिज्म है उसका एग्जैक्ट कॉपी अगर दूसरा ऑर्गेनिज्म है तो दैट इज इट्स क्लोन। क्यों यूज करते हैं ये? फॉर एक एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूं। सपोज करो एक एंजाइम है जो अभी अभी डिस्कवर हुई है। देयर इज नो प्रायर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस एंजाइम कि इसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, किस तरह से एक्ट करती है, ये सब हमको स्टडी करना है। ये डब्ल्यूबीसी में एक एंजाइम मिली है एंड वी वांट टू स्टडी हाउ दिस एंजाइम वर्क्स। तो हम कैसे स्टडी कर सकते हैं इसको? दिस इज वाई रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वाज बेसिकली इन्वेंटेड टू एड्रेस अ सर्टेन रिसर्च प्रॉब्लम। किसी भी एंजाइम को स्टडी करने के लिए क्या पता होना चाहिए? केमिकल कॉम्पोजिशन, ठीक है। उस एंजाइम में अमाइनो एसिड का क्या सीक्वेंस होता है, उस एंजाइम की एक्टिव साइट पे अमाइनो एसिड का क्या सीक्वेंस रहेगा, तभी हम उस अमाइनो एसिड सीक्वेंस से उन अमाइनो एसिड की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज डिफाइन कर पाएंगे। एंड बेस्ड ऑन दैट वी विल बी एबल टू डिटरमाइन कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या जो भी बायोलॉजिकल फिनोमिना है वो कैसे ये एंजाइम कैरी आउट करेगी। तो एंजाइम इज अ प्रोटीन। किसी प्रोटीन का अमाइनो एसिड सीक्वेंस अगर आपको जानना है तो उसके लिए क्या पता होना चाहिए? उसका कॉरेस्पॉन्डिंग अमाइनो एसिड सीक्वेंस ऑफ अ प्रोटीन इज कॉरेस्पॉन्ड्स टू व्हाट? अगर जेनेटिक्स की टर्म में बात करें तो भाई उसकी जीन का सीक्वेंस पता होना चाहिए ना। जो उसकी जीन्स के अंदर कोडॉन्स होंगे उसी के अकॉर्डिंग उसमें अमाइनो एसिड बनेगी ट्रांसलेशन में। तो हाउ टू अप्रोच दिस प्रॉब्लम, इसके लिए जैसा भी डिस्कस किया कि पहले उसके अमाइनो एसिड सीक्वेंस के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। वो इंफॉर्मेशन कहां से आएगी कि अगर हम पहले जीन के स्ट्रक्चर को स्टडी करें। सो टू नो द नेचुरल अमाइनो एसिड सीक्वेंस फर्स्ट द जीन दैट एनकोड्स दिस एंजाइम हैज टू बी स्टडीड। यहां आती है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। कोई भी बायोमोलिक्यूल को अगर आपको स्टडी करना है, बीट एंजाइम, बीट जीन, बीट डीएनए मॉलिक्यूल, आप एक सिंगल मॉलिक्यूल पे कभी स्टडी नहीं कर सकते। कभी भी उस सिंगल मॉलिक्यूल को आप नहीं एनालाइज कर सकते कि ये क्या कर रहा है। यू नीड मल्टीपल कॉपीज ऑफ दैट मॉलिक्यूल टू फर्दर स्टडी इट। ठीक है। तो एक जीन की खूब सारी कॉपीज बनाने के लिए ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का प्राइमरली उस रीजन से इसको इन्वेंट किया गया। फॉर एग्जाम्पल ये डब्ल्यूबीसी का सेल है, इसके न्यूक्लियस के अंदर ये ब्लू कलर का आप देख रहे हो डीएनए है, राइट। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में पहले हम वो जीन आइडेंटिफाई करते हैं कि इस प्रोटीन की कॉरेस्पॉन्डिंग जीन क्या थी। दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर। तो वो किसी ना किसी स्टडी से हमने आइडेंटिफाई करी। Then this gene of interest is cut out from this large genomic DNA using a specific enzyme that is known as restriction endonuclease. इसके बारे में आगे और डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा। एंडोन्यूक्लियस का मतलब क्या है? ये न्यूक्लिक एसिड को कहां से काटेगी? बीच में से काटेगी। एंड जहां रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस नाम आ जाता है तो इट इज वेरी स्पेसिफिक। दिस एंजाइम विल कट द जीनोमिक फ्रैगमेंट और द डीएनए फ्रैगमेंट एट वेरी स्पेसिफिक साइट्स। खूब सारी अलग अलग एंजाइम होती है, हर एंजाइम की अपनी एक पर्टिकुलर साइट होती है जिसको वो आइडेंटिफाई करती है और वहां से उस डीएनए को कट करती है। तो हमने इस जीन के अराउंड देखा कि इस जीन के अराउंड सर्टेन साइट्स हैं
जो एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए क्वालिफाई करती है. सो वी यूज दैट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, वी कट दिस जीन आउट. उसके बाद हम एक लेते हैं वेक्टर. तो वेक्टर इस केस में बहुत कॉमनली जो यूज करते थे पहले वो होता था प्लाज्मिड. ठीक है, तो प्लाज्मिड भी एक सर्कुलर डीएनए फ्रेगमेंट होता है विच इज फाउंड इन प्रोकैरियोट्स. जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें मिलता है ये. ठीक है, प्लाज्मिड की भी स्पेशल बात यह है कि प्लाज्मिड के अंदर भी रेस्ट्रिक्शन साइट्स होती है जहां रेस्ट्रिक्शन एंजाइम उसको स्पेसिफिकली कट कर सकती है. तो हमने प्लाज्मिड लिया, हमने ह्यूमन जीनोमिक डीएनए लिया, दोनों को हमने सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटा. तो इट विल प्रोड्यूस कॉम्प्लीमेंट्री एंड्स जो एक दूसरे से बाइंड कर सके. देन वी लाइगेट दीज टू फ्रेगमेंट्स. तो हमारे पास बन के आता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए because it is a mix of, for example, human DNA and a vector DNA या plasmid DNA. फिर ये वेक्टर डीएनए को हम दोबारा इस होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं. यहाँ होस्ट का मतलब है दोबारा इसका जो ओरिजिनल ऑर्गेनिज्म था यानी बैक्टीरिया. तो इसको हमने बैक्टीरिया से पहले बाहर निकाला, इसमें हमने ह्यूमन जीनोमिक फ्रेगमेंट इंसर्ट किया एंड देन वी री इंसर्टेड बैक इनटू द होस्ट दैट इज द बैक्टीरिया एंड देन वी अलाउ दिस बैक्टीरिया टू मल्टीप्लाई. तो ये मल्टीप्लाई होगा तो उससे क्या होगा, ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है इसकी खूब सारी कॉपीज बनती जाएगी. नाउ बिकॉज दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए कंटेन्स द जीन ऑफ इंटरेस्ट, जिस जीन को हमें स्टडी करना है, तो उस जीन की भी बहुत सारी कॉपीज बनती जाएगी. सो द कॉपी नंबर कैन रेंज इनटू मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ कॉपीज. तो जब आपके पास इतनी सारी कॉपीज होंगी जीन की तो उस जीन को आप स्टडी कर सकते हो. उस जीन से बनने वाली प्रोटीन्स की भी इतनी ज्यादा मल्टीफोल्ड में कॉपीज बनेगी तो उस प्रोटीन को भी आप और अच्छे से स्टडी कर सकते हो. सो दैट इज व्हाई रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वाज प्राइमरली इन्वेंटेड. ये इसका बेसिक कंसेप्ट है. ये समझ में आ गया? ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है. एक ह्यूमन डीएनए, एक वेक्टर डीएनए, दोनों को स्पेसिफिक साइट से कट किया, दोनों को लाइगेट किया, दोबारा बैक्टीरिया में डाला एंड अलाउ द बैक्टीरिया टू मल्टीप्लाई. दिस विल कॉज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द जीन. अब इस टेक्निक में क्या क्या स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर टूल्स डिस्कस होते हैं, विल डिस्कस देम वन बाय वन. सो द वेरियस टूल्स आर, फर्स्ट इज वेक्टर डीएनए. यहां कौन सा था वेक्टर डीएनए जो अभी हमने देखा? प्लाज्मिड. और कोई पता है आपको वेक्टर डीएनए? कॉस्मिड्स. बैक्टीरियोफेज का ही पार्ट होता है कॉस्मिड. इट इज अ प्लाज्मिड की तरह ही होता है बट वो बैक्टीरियोफेज से डिराइव्ड होता है. और पीबीआर 322, तो वो तो प्लाज्मिड ही है, वो प्लाज्मिड का एग्जांपल. ठीक है, चलो. तो वेक्टर डीएनए या प्लाज्मिड की अगर बात करें तो हाउ डू यू डिफाइन अ प्लाज्मिड? अभी देखा ना आपने डायग्राम. हाँ, क्या? एक्स्ट्रा नॉट न्यूक्लियर. यूकैरियोट्स में तो न्यूक्लियस होता ही नहीं है, सॉरी प्रोकैरियोट्स में तो न्यूक्लियस होता ही नहीं है. एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए. तो यहां देखा था ना अभी, ये जो है ये बैक्टीरिया का क्रोमोसोमल डीएनए है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज आल्सो अ डिफरेंट डीएनए फ्रेगमेंट व्हिच इज सर्कुलर इन नेचर. तो दिस इज नोन एज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए. सो द वेक्टर इज नथिंग बट एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए दैट इज यूज्ड फॉर कैरिंग द जीन ऑफ इंटरेस्ट. ये एक ट्रांसपोर्ट फॉर्म की तरह एक्ट करता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड वेक्टर. देन देयर इज पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. भाई जो इनिशियली हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट लिया और हमने जो प्लाज्मिड डीएनए लिया, तो हम एक एक डीएनए पे तो काम नहीं कर सकते ना. वी नीड मल्टीपल कॉपीज इनिशियली ऑल्सो. तो उनकी कॉपीज ज्यादा जनरेट करने के लिए हमें चाहिए पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. देन द मेन टूल विच इज यूज्ड इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम. फिर डीएनए लाइगेज है जो इन कट फ्रेगमेंट्स को आपस में ज्वाइन करने का काम आती है. फिर कुछ टेक्निक्स होती है जिसके थ्रू हम इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को वापस सेल के अंदर कैसे इंट्रोड्यूस करें, उसकी भी स्पेसिफिक टेक्निक्स होती है. एंड देन फाइनली देयर इज सेल कल्चर. तो सेल कल्चर टेक्निक्स वो है जिससे हम उस सेल को स्पेसिफिकली ग्रो करेंगे, उस सेल की ज्यादा कॉपीज बनाएंगे जिसमें हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए दिख रहा है या रिकॉम्बिनेंट डीएनए जिसमें इंट्रोड्यूस किया गया है. तो यहां मैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और डीएनए लाइगेज को डिस्कस नहीं करूंगा डिटेल में. पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इटसेल्फ इज अ डिफरेंट टॉपिक और डीएनए लाइगेज का तो आपको पता ही है, इट सिंपली जॉइंस. तो बाकी करके जितने भी टूल्स हैं आई विल डिस्कस वन बाय वन. सो फर्स्ट इज क्लोनिंग वेक्टर्स.
Cloning vectors are modified versions of naturally occurring DNA found in lower organisms like bacteria and yeast that allow amplification of the inserted DNA fragment. कोई भी वेक्टर हम लेते हैं तो उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए. पहली मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज कि इसके अंदर भी रेस्ट्रिक्शन साइट्स होनी चाहिए. दूसरा, दे कंटेन एडिशनल सीक्वेंसेस that code certain proteins or enzymes that can be used as either screening markers or selectable markers. तो ये भी अभी plasmid, when I'll show you what plasmid is, so I'll discuss what are the screening and selectable markers. इससे हम बेसिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस सेल के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंट्रोड्यूस हुआ है और उस सेल को हम कैसे स्क्रीन आउट कर सकते हैं, कैसे उसको हम आइसोलेट कर सकते हैं. देन दे ऑल्सो कंटेन ORI सीक्वेंस. जो डीएनए रेप्लिकेशन की क्लास में बताया था, देयर इज ओरिजिन सीक्वेंस इन डीएनए जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है. तो वेक्टर्स या प्लाज्मिड्स की स्पेसिफिकली बात करें तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि दे रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली ऑफ द क्रोमोसोमल डीएनए. यानी बैक्टीरिया का क्रोमोसोम अपने अलग लेवल पे रेप्लिकेट करता है और प्लाज्मिड डीएनए अपने अलग लेवल पे रेप्लिकेट करता है, बट दे यूज द सेम एंजाइम्स जो रेप्लिकेशन में काम आती है. बस दोनों का जो रेप्लिकेट करने का तरीका है या टाइम है, दैट इज डिफरेंट. सो बेसिकली देयर आर 3 डिफरेंट टाइप ऑफ वेक्टर्स दैट आर यूज्ड फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग. पहला है प्लाज्मिड्स. प्लाज्मिड्स आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए फाउंड इन सर्टेन बैक्टीरिया. दूसरा है बैक्टीरियल एंड यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स. ठीक है, तो ये एग्जैक्टली आर्टिफिशियल नहीं होते हैं, बट बैक्टीरियल और यीस्ट क्रोमोसोम्स में ही कुछ आर्टिफिशियल मैनिपुलेशन किए जाते हैं, कुछ सीक्वेंसेस इनमें ऐड कर देते हैं जो इनको जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए फेवरेबल बना देते हैं. और पहले बताया था प्लाज्मिड्स रेप्लिकेट सेपरेटली फ्रॉम द बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स, बट दे यूज द सेम रेप्लिकेशन एंजाइम्स दैट आर यूज्ड बाय द होस्ट ऑर्गेनिज्म. ठीक है, कॉस्मिड्स भी होते हैं, बट कॉस्मिड्स जो है वो दीज आर बैक्टीरियोफेज डिराइव्ड. वो भी प्लाज्मिड्स की तरह ही होते हैं, बट दे आर डिराइव्ड फ्रॉम बैक्टीरियोफेज. प्लाज्मिड जो होता है वो एक छोटा मॉलिक्यूल है. इट इज अप टू 5000 बेस पेयर लॉन्ग एंड इट इज यूज्ड फॉर क्लोनिंग ऑफ स्मॉल डीएनए फ्रेगमेंट. अगर कोई छोटा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, कोई छोटा फ्रेगमेंट है, उसको क्लोन करना है तो उसके लिए प्लाज्मिड यूज करते हैं. अगर कोई लार्ज फ्रेगमेंट हमें डुप्लीकेट करना है, कोई बड़ी जीन है, तो उस केस में विल यूज बैक्टीरियल एंड यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स. दीज आर अप्रोक्सीमेटली 4 लाख बेस पेयर लॉन्ग. ये मोस्ट क्लासिकल एग्जांपल ऑफ अ प्लाज्मिड इज PBr322. ये इसका नाम है. अब इसमें देखो बहुत सारी अलग अलग साइट्स हैं, बहुत सारे अलग अलग कलर वो लेबल्स हैं. तो जो ब्लू कलर के लेबल्स हैं, दीज आर द साइट्स दैट आर आइडेंटिफाइड बाय द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम. रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के भी कई एग्जांपल्स होते हैं. देयर आर मोर देन 1000 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स दैट हैव बीन डिस्कवर्ड सो फार. मोस्ट कॉमनली यूज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो होती है, दे आर EcoR1, PST1 एंड SAL1. और भी होती है बट इस केस में बता रहा हूं. तो ये जो साइट्स है, दिस इज फॉर EcoR1, दिस इज फॉर PST1 एंड दिस इज फॉर SAL1. इसके अलावा इसमें एक ओरिजिन साइट है जहां से इसमें रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है. फिर इसमें एक साइट ऐसी है जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल रहती है. यानी ये जो डीएनए है, येलो वाला पार्ट है, दिस विल कोड फॉर अ सर्टेन प्रोटीन. वो प्रोटीन इस प्लाज्मिड को या इस प्लाज्मिड कंटेनिंग बैक्टीरिया को, एक एंटीबायोटिक है एम्पिसिलिन, उससे बचाता है. ऐसे ही सिमिलरली यहाँ पे है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस. तो यहाँ पे एक डिफरेंट प्रोटीन कोड होती है जो इस प्लाज्मिड और बैक्टीरिया को, दूसरी एंटीबायोटिक है टेट्रासाइक्लिन, उससे बचाता है. अब मेरे को बताओ, अगर मैं इस साइट को क्लीव कर दूंगा तो क्या ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ड्यू टू एम्पिसिलिन करवा पाएगा? नहीं. सिमिलरली अगर इसको क्लीव कर दूंगा तो ये टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट बैक्टीरिया को नहीं बचा पाएगा. तो इन प्रॉपर्टीज को भी डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज किया जाता है फॉर सेल कल्चर टेक्निक्स, फॉर आइसोलेटिंग द डिजायर्ड सेल्स. वो आगे देखेंगे. अभी कंफ्यूज नहीं होना, अभी जस्ट अंडरस्टैंड कि इनका काम क्या है. Now coming to restriction endonuclease. These are also known as molecular scissors.
because it is a class of enzyme that cleaves the double-stranded DNA at specific sequences known as restriction sites. It can either result in production of sticky ends or blunt ends. अगर ऐसे overhanging ends बनते हैं तो वो sticky ends होते हैं, अगर बिल्कुल neatly cut हो जाता है तो वो blunt ends हो जाते हैं. Both vector DNA and human DNA have multiple restriction sites, and each restriction site is specific for a particular restriction enzyme. तो आपने एक पहले कहीं पढ़ा होगा RFLP. क्या होता है RFLP? Restriction Fragment Length Polymorphism. This is the initial technique that was used for DNA fingerprinting. कि किसी इंसान का DNA आपको मिला तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये DNA पर्सन A का है या ये DNA पर्सन B का है? हाउ डू यू डिफरेंशिएट? वो डिफरेंशिएट इन रेस्ट्रिक्शन साइट्स के बेसिस पे करते हो, क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म का एक यूनिक, जैसे फिंगरप्रिंट होता है वैसे DNA का फिंगरप्रिंट होता है, रेस्ट्रिक्शन साइट्स कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है. ठीक है, पर्सन A में हो सकता है वो डिफरेंट सीक्वेंस पे लोकेटेड हो, पर्सन B में डिफरेंट सीक्वेंस पे लोकेटेड हो. तो दैट इज हाउ ह्यूमन DNA आल्सो हैज अ डिस्टिंक्ट फिंगरप्रिंट इन फॉर्म्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन साइट. More than 1,000 restriction endonucleases have been discovered in different bacterial species that identify more than 100 types of restriction sites. Most commonly जो restriction sites के examples हम देखते हैं, they are EcoR first, fifth, BAM H first, HIN third, और इस तरह से कई सारी हैं. These are derived from different bacteria and they identify different sequences. तो हर एक का जिस साइट पे वो क्लीव करती है वो सीक्वेंस अलग है. तो अगर EcoR फर्स्ट है तो उसको ये सीक्वेंस DNA में कहीं मिलेगा तो वो इस सीक्वेंस से ही उसको कट करना स्टार्ट करेगी. It cannot cut at random. It identifies this particular sequence and from there it will cut the DNA fragment. Now to produce a recombinant DNA, both the vector DNA and human DNA have to be cut using the same restriction endonuclease. तभी ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग फ्रैगमेंट्स प्रोड्यूस करेगी. तो फॉर एग्जांपल PST फर्स्ट से हमने कट किया, ह्यूमन DNA को कट किया तो ये जीन कट गई. प्लाज्मिड को कट किया तो उसने जो PST फर्स्ट साइट थी जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस वाले रीजन में थी उसको कट कर दिया. एंड नाउ वी लाइगेट दिस. तो ये रिकॉम्बिनेंट DNA या जो जीन है वो इस पोर्शन में इंसर्ट हो जाएगी यहाँ पे. Now when this gene will get inserted in this segment, so the ampicillin resistance site will be abolished. इस साइट की कोई फंक्शनैलिटी नहीं रह जाएगी इसके बाद. ठीक है, तो अभी आगे और देखेंगे किस तरह से ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस काम करता है. नाउ हमने रिकॉम्बिनेंट DNA बना दिया, उन दो फ्रेगमेंट्स को जोड़ दिया, एक रिकॉम्बिनेंट DNA बन गया. हाउ टू इंट्रोड्यूस दैट रिकॉम्बिनेंट DNA अगेन इनटू द होस्ट सेल? सेल से कोई चीज निकालना बहुत इजी है. सेल को लाइज कर दो, सेल को डिस्टर्ब कर दो और वो चीज उसमें से निकाल लो. बट एक इंटैक्ट सेल के अंदर वापस वो मॉलिक्यूल अगर आपको इंसर्ट करना है तो यू रिक्वायर सर्टेन टेक्निक्स. तो ये दो टेक्निक्स है, ट्रांसफॉर्मेशन एंड इलेक्ट्रोपोर्टेशन. एक हीट का यूज करता है और एक इलेक्ट्रिक शॉक का यूज करता है, यानी एक हीट शॉक और एक हाई वोल्टेज पल्स. So in transformation, host bacterial cells are incubated with recombinant plasmid DNA at 0 degree Celsius in calcium chloride solution. Then heat shock is applied by rapidly increasing the temperature to 43 degrees Celsius. So this will render the plasma membrane of the bacteria permeable for a transient duration. तो अब होगा क्या, कुछ बैक्टीरिया सेल्स तो जो है वो इस रिकॉम्बिनेंट DNA को अपटेक कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे. ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपने 100 सेल के अंदर 100 प्लाज्मिड डाले तो 100 के 100 ही उसको अपटेक कर लेंगे. इट इज नॉट नेसेसरी. सम सेल्स माइट अपटेक, सम सेल्स माइट नॉट. फिर इलेक्ट्रोपोर्टेशन भी इसी तरह करते हैं, बस यहाँ पे हीट की जगह वी प्रोवाइड हाई वोल्टेज पल्स दैट ट्रांजिएंटली रेंडर्स द बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन परमिएबल टू लार्ज मॉलिक्यूल्स. अगेन सम सेल्स विल अपटेक, सम विल नॉट. नाउ कमिंग टू सेल कल्चर. अभी अपन ने देखा कि कुछ सेल्स तो अपटेक कर लेते हैं, कुछ नहीं कर पाते. सो हाउ डू यू आइडेंटिफाई दोज सेल्स विच हैव टेकन अप द रिकॉम्बिनेंट DNA एंड हाउ डू यू स्क्रीन दोज सेल्स और सेलेक्ट दोज सेल्स फ्रॉम द पॉपुलेशन ऑफ द पूरी कॉलोनी की पॉपुलेशन जिसमें कुछ में है कुछ में नहीं है, उनमें से उन सेल्स को कैसे आप आइडेंटिफाई करके सेलेक्ट करोगे? सो फॉर दैट वी नीड सेल कल्चर.
यहां पे रोल आएगा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाले जो हमने प्रोडक्ट्स देखे थे। ठीक है, ये तो बताया था। आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन सम सेल्स आर एबल टू अपटेक वेयर एज अदर्स फेल टू डू सो। The host cells need to be screened for this, and only the cell population that shows recombinant DNA uptake are selected by using specific culture media. The selected cells are then cultured on the preferred culture media to grow a colony of clones that contain multiple copies of the gene of interest. ठीक है, कल्चर मीडिया क्या होता है? तो क्या रोल नंबर है? क्या होता है मीडिया? क्या होता है कल्चर मीडियम या कल्चर मीडिया? क्या होता है? जैसे एग्जांपल बताया किसी ने अभी, अगार, अगार, अगारोज। आप हर बैक्टीरिया की जो भी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है या उस ऐसी इस तरह की कंडीशंस एक पेट्री डिश में आप प्रोवाइड करो कि वो बैक्टीरिया उसमें ग्रो कर सके, या कुछ बैक्टीरिया उसमें ग्रो नहीं कर सकते, तो इस तरह से आप एक सेलेक्टेबल पॉपुलेशन ऑफ सेल्स को ग्रो कर सकते हो। ये आप नेक्स्ट ईयर माइक्रोबायोलॉजी में और डिटेल में पढ़ोगे सारी चीजें। तो इस तरह से जब हम इन सेल्स को कल्चर मीडिया में ग्रो करते हैं तो दिस विल मैसिवली इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ जीन फॉर फर्दर एनालिसिस, क्योंकि सेल्स बहुत रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं, थाउजेंड्स, बिलियंस, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ कॉपीज बनती है, एंड इट प्रोवाइड्स अ सस्टेनेबल कॉलोनी ऑफ क्लोन्स दैट कैन बी मेंटेन्ड ओवर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो कल्चर करने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको एक तरह की लाइब्रेरी प्रोवाइड कर देता है इस जीन की। तो इट क्रिएट्स अ जीन लाइब्रेरी। तो आपको कभी भी उसमें से रिक्वायरमेंट है जीन की टेस्टिंग के लिए, आपने कुछ अमाउंट सेल्स उसमें से ले लिया, उस पर टेस्टिंग करी, जो सेल्स ले लिया वो वापस रिप्लेनिश हो जाएंगे, बैक्टीरिया वापस ग्रो करेगा। सो यू विल गेट अ परपेचुअल कॉलोनी ऑफ दीज बैक्टीरियल सेल्स दैट कंटेन द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, तो ये हमारा था, एक प्लाज्मिड डीएनए कट किया हमने और एक जीन ऑफ इंटरेस्ट कट करी यूजिंग द एंजाइम। कौन सी एंजाइम थी यहाँ पे? पीएसटी फर्स्ट। तो ये स्टिकी एंड्स होते हैं जिसमें ओवरहैंगिंग डीएनए स्ट्रैंड्स होते हैं। देन वी लाइगेट इट यूजिंग द डीएनए लाइगेज। तो ये जीन ऑफ इंटरेस्ट विल गेट इंसर्टेड इनटू द प्लाज्मिड डीएनए, बट इट विल गेट इंसर्टेड where in which site? The ampicillin resistance site. So it will abolish the ampicillin resistance site, thus making the host sensitive to ampicillin. यानी अगर इस सेल को मैं एम्पिसिलिन वाले मीडिया में ग्रो करूंगा तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा, बिकॉज द एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन विल किल द बैक्टीरिया। अगर मैं इसको टेट्रासाइक्लिन में ग्रो करूंगा तो इट विल थ्राइव, इट विल सर्वाइव, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस वाली साइट को हमने कट नहीं किया है, दैट साइट इज इंटैक्ट। तो हमें दो डिफरेंशिएटिंग पैरामीटर्स मिल गए इसमें कि हम किस बेसिस पे ये सेल आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, so the tetracycline resistance is preserved, thus making the host resistant to tetracycline. अब ये प्लाज्मिड डीएनए है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये एक बैक्टीरियल सेल की पॉपुलेशन है, इसमें हमने इसको इंट्रोड्यूस किया। तो ये ब्लू वाले सेल्स आप देख रहे हो, इनमें प्लाज्मिड डीएनए का अपटेक हो गया है और बाकी सेल्स में नहीं हुआ है। अब इस पॉपुलेशन में से हमें ये सेल्स निकालने हैं जिनमें अपटेक हुआ है। तो एक चीज मैंने आपको शुरू में नहीं बताई थी, आई एम टेलिंग यू नाउ। एक होता है सिलेक्शन मार्कर, कि आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि किस सेल में प्लाज्मिड डीएनए है, किस में नहीं है। सो हियर वी यूज फ्लोरोसेंट टैग्स। फ्लोरोसेंस पता है सबको? फ्लोरोसेंट लाइट पता है, देखी होगी बिलबोर्ड्स वगैरह पे रहती है ना? तो उस तरह के फ्लोरोसेंट टैग्स होते हैं। तो जब आप उनको एक स्पेसिफिक माइक्रोस्कोप के अंडर देखते हो तो दे लाइट अप इन डिफरेंट कलर्स। तो फॉर एग्जांपल यहाँ जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाला सेल है उसको हमने ब्लू फ्लोरोसेंट टैग दिया है। वो फ्लोरोसेंट टैग और कहीं नहीं होगा, वो प्लाज्मिड के अंदर ही होता है, प्लाज्मिड पे ही अटैच्ड होता है। तो जब प्लाज्मिड उसमें चला जाएगा तो वो ब्लू लाइट अप हो जाएगा, और जिनमें प्लाज्मिड नहीं गया वो उनको हमने टैग दे दिया रेड। तो इस तरह से आपको देखने में समझ में आ जाएगा कि किन सेल्स के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, किस में नहीं है। तो दिस इज नोन एज अ सेलेक्टेबल मार्कर। अब आपने आइडेंटिफाई कर लिया, एंड नाउ हाउ डू यू टेक आउट दीज सेल्स, कि हमें सिर्फ यही सेल चाहिए जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए अपटेक कर चुके हैं। तो नाउ देयर इज, जो हम कल्चर मीडिया की बात करते हैं, तो कल्चर मीडिया विल एक्ट एज अ स्क्रीनिंग मार्कर। तो हमने इन सेल्स की पॉपुलेशन को, अभी हमें सिर्फ ये पता है कि एक सेल रेड दिख रहा है, एक ब्लू दिख रहा है।
कौन से सेल में रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, कौन से में नहीं है, ये हमें अभी नहीं पता है. सो हाउ डू वी आइडेंटिफाई दैट? सो वी यूज अ कल्चर मीडिया, 2 डिफरेंट कल्चर मीडिया. एक में सिर्फ टेट्रासाइक्लिन है और एक में एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन है. अब मेरे को बताओ रिकॉम्बिनेंट डीएनए सेल्स कौन से मीडिया में तो सर्वाइव करेंगे और किस में नहीं करेंगे? They will survive in the media which contains only tetracycline, whereas it cannot survive where there is ampicillin present in the culture media. तो यहाँ पे these cells will die off and they will survive in only the media containing only tetracycline. तो अब हमें डिस्टिंग्विश करने का एक तरीका मिल गया है कि हम सेलेक्टिवली उन्हीं सेल्स को सेलेक्ट करें. अब हमें पता चल गया कि जो ब्लू वाले सेल्स थे वो इसमें तो सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे और उसमें सर्वाइव कर रहे थे. सो नाउ वी हैव आइडेंटिफाइड कि ये ब्लू वाले सेल्स हमको चाहिए. सो नाउ यू कैन इजीली टेक आउट दीज सेल्स फ्रॉम द कल्चर मीडिया एंड यू कैन अगेन इंक्यूबेट देम इन अ डिफरेंट कल्चर मीडिया दैट कंटेन्स प्योरली टेट्रासाइक्लिन. तो यहाँ पे ये सेल्स ग्रो करेंगे, ये बहुत नंबर्स में मल्टीप्लाई करेंगे एंड हेंस यू विल गेट मल्टीपल कॉपीज ऑफ द जीन ऑफ इंटरेस्ट दैट यू वांट टू स्टडी. ठीक है. So this is how the whole process of genetic engineering बोल लो, cloning बोल लो, recombinant DNA technology बोल लो, this is the basic process how it works. समझ में आई? Now what are the applications of recombinant DNA technology? कहाँ अप्लाई कर सकते हैं इसको? बेसिकली कोई भी बायोलॉजिकल फिनोमिना है जहाँ पे एंजाइम, प्रोटीन, जीन, डीएनए आ रहा है, हर फिनोमिना को स्टडी करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं. So it has widespread applications in different fields of plant and animal biology. Starting from molecular biology, genomics, epigenetics, cellular biology, biochemistry, microbiology, pharmacology, pathology, therapeutic medicine, evolutionary sciences, and even forensic medicine, जहाँ restriction enzymes का हम use करते हैं. तो ये there are n number of scenarios where you can use recombinant DNA technology. मैंने बोला ना, कोई भी बायोलॉजिकल प्रोसेस है उसको अगर आपको डिटेल में स्टडी करना है, जीन और प्रोटीन लेवल पे स्टडी करना है, तो आपको उसकी जीन की या प्रोटीन की मल्टीपल कॉपीज चाहिए. तो मल्टीपल कॉपीज बनाने के लिए ये प्रोसेस यूज होता है. अब वो कोई भी जीन हो सकती है, कोई भी प्रोटीन हो सकती है. तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेलुलर बायोलॉजी, बायोसिग्नलिंग पाथवेज, ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. तो वॉट एवर यू कैन थिंक ऑफ इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर लेवल, दैट इज एन एप्लीकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. ठीक है. फार्मेकोलॉजी में भी यूज कर सकते हैं. फार्मेकोजीनोमिक्स होता है कि पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, कि एक जीन को स्टडी कर रहे हैं, इंसान की ये जीन है, इससे ये प्रोटीन बन गया एंड दिस जीन विल गिव रेजिस्टेंस टू अ सर्टेन ड्रग, फॉर एग्जांपल इंसुलिन. तो आपको पता चलेगा कि ये इंसान जो है इस पे इंसुलिन काम नहीं करेगा, तो इसके लिए कोई नया ड्रग बनाओ. तो दैट इज फार्मेकोजीनोमिक्स. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, पैथोलॉजी है, जीन थेरेपी एक बहुत इंपॉर्टेंट, इस टेक्नोलॉजी से डिराइव्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट थेरेपेटिक मेजर निकल के आया था, दैट इज नोन एज जीन थेरेपी. आई जस्ट गिव यू अ ब्रीफ आउटलाइन कि वो क्या होता है एवोल्यूशन स्टडी करने में एक्सेट्रा. तो बेसिकली दिस इज जीन थेरेपी. जीन थेरेपी जेनेटिक डिसऑर्डर्स के लिए यूज करते हैं. इस थेरेपी का मेन टारगेट ये होता है कि जो डिफेक्टिव जीन है आप उसको रिप्लेस कर दो एक हेल्दी जीन से. सिंपल, साउंड सिंपल, but it is very lengthy process, very costly process, but it uses the basic concepts behind recombinant DNA technology. So for example, कोई एक जीन ह्यूमन में डिफेक्टिव है, आपको उसको हेल्दी जीन से रिप्लेस करना है. आपने एक हेल्दी जीन ली, कहीं से भी ली, उसको एक वेक्टर में इंसर्ट किया. दैट वेक्टर कैन बी अ वायरस, फॉर एग्जाम्पल अ रेट्रोवायरस. रेट्रोवायरस की स्पेशलिटी ये होती है कि वो वायरस ह्यूमन डीएनए से इंटीग्रेट होता है और फिर उसके साथ रेप्लिकेट होता है. जैसे एचआईवी है, एचआईवी यही तो करता है. एचआईवी का जो डीएनए है वो ह्यूमन डीएनए में इंटीग्रेट हो जाता है एंड इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ ह्यूमन डीएनए. तो वो सेल जब डिवाइड होगा तो उसके सब्सिक्वेंट सेल्स जो बनेंगे उन हर सेल में एचआईवी होगा. सो दैट इज हाउ एचआईवी कॉजेज डिजीज इन ह्यूमन व्हाइट ब्लड सेल्स. उस चीज को डिजीज फॉर्म में नहीं लेके हम एक ट्रीटमेंट फॉर्म में ले सकते हैं. यहाँ मैं ये नहीं कह रहा एचआईवी वायरस में डालते हैं, डोंट get that point wrong. Some different virus that is non pathogenic, उसमें हमने डाला, उसका डीएनए भी सिमिलर तरीके से अटैक करेगा ह्यूमन सेल्स पे. दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए विल इंसर्ट इनटू द ह्यूमन डीएनए एंड इट विल ultimately replace the defective gene with the healthy gene, and this healthy gene will keep on replicating in the subsequent generation of cells.
तो ओवर द टाइम धीरे धीरे जो डिफेक्टिव जीन वाली सेल पॉपुलेशन है दैट विल गेट रिप्लेस्ड बाय द सेल पॉपुलेशन दैट कंटेन्स हेल्दी जीन. सो दिस इज हाउ जीन थेरेपी वर्क्स. दूसरा इसका ऑल्टरनेटिव मेथड ये है कि आपने डायरेक्ट ह्यूमन में इंसर्ट नहीं किया. मे बी द वायरस इज समवॉट ऑफ अ पैथोजेनिक रिस्क. तो आपने ह्यूमन सेल्स को निकाला, डिफेक्टिव आदमी के सेल्स को निकाला, उनको कल्चर किया, उनमें आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंसर्ट किया और उन सेल्स को वापस उस ह्यूमन के अंदर इंसर्ट कर दिया. ये डिफरेंट मोड्स ऑफ डिलीवरी ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए. सो दिस इज व्हाट जीन थेरेपी इज. नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ recombinant DNA technology? Advantage है, it gives you different combinations of vectors and target DNA sequences that can be used. So number of scenarios where you can use recombinant DNA technology is very vast. Mutations and their effects can be studied. आप एक healthy gene को एक mutated gene से replace करके देखो उस cell में क्या effect हो रहा है. You can study gene mutations and their effects. It creates genetic libraries that can be preserved over longer period of times, providing a continuous supply of the target DNA sequence. जिसको भी आपको स्टडी करना है, जिसको भी आपको थेरापेटिकली काम में लेना है, उसकी एक परमानेंट लाइब्रेरी क्रिएट करके दे देता है. लिमिटेशन क्या है? इट इज वेरी एग्जॉस्टिव, एक्सटेंसिव, टाइम कंज्यूमिंग, प्रोन टू एरर्स एंड कंटेमिनेशन. इतने सारे स्टेप्स इन्वॉल्व है तो कहीं ना कहीं एरर होने के, कंटेमिनेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. बहुत एग्जॉस्टिव प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग भी है, एक्सपेंसिव भी है, और उसके बाद भी एरर्स हो जाए तो it is not an efficient technique. Therefore, there are better alternatives that have come up to this technique. ये सुना है किसी ने CRISPR-Cas9? इसके लिए अभी रिसेंटली नोबेल प्राइज मिला था, नहीं सुना? So it is a better and faster technique used for gene editing. इसमें बेसिकली बस आप कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे डालते हो सेल में जो सेल को डायरेक्टली उस सेल की जीन को एडिट कर देता है. तो ये जितना भी प्रोसेस है कि बाहर निकालो, वेक्टर में डालो, फिर मैनिपुलेट करो, इसकी रिक्वायरमेंट खत्म कर दी है. सो नाउ दिस टेक्नोलॉजी हैज बीन रिप्लेस्ड बाय जीन एडिटिंग. बट फिर भी काफी जगह जहां आपको एक सस्टेनेबल पूल ऑफ लाइब्रेरीज चाहिए, कुछ जगह है जहां अभी भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज होती है.